ये देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जैव विकास। और जैव विकास में आपको क्या क्या पढ़ना था? जैव विकास में आपको मुख्य रूप से 4 चीजों को पढ़ना है। पहला तो है जीवन की उत्पत्ति, जिसे अभी हम कल के लेक्चर में क्या किए हैं, समाप्त किए। दूसरा अब हमें क्या पढ़ना है, कार्बनिक विकास का प्रमाण। और तीसरा पढ़ना है कार्बनिक विकास का सिद्धांत। और चौथा पढ़ना है मानव विकास। इतना पढ़ लेंगे, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक तो आपने देख लिया कि जीवन की उत्पत्ति क्या है। आपने जीवन की उत्पत्ति में कार्बनिक, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, उसको आपने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। यानी एक कोशिकीय जीव को आपने क्या कर लिया था, निर्माण कर लिया था। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ कैसे बनेगा बेटा? जटिल कार्बनिक पदार्थ जब होगा जब वह बहुकोशिकीय होगा। क्या होगा? जब एक कोशिकी से क्या बनेगा, बहुकोशिकीय। तो हमें पढ़ना क्या है, कार्बनिक विकास में जो है हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कार्बनिक विकास के प्रमाण, यानी दूसरा हम यहाँ नोट करते हैं। कार्बनिक विकास के प्रमाण। क्या है बेटा कार्बनिक विकास का प्रमाण? देखो ध्यान से सुनते हैं हम लोग। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति हमने कंप्लीट कर लिया। कार्बनिक विकास के प्रमाण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि क्या होता है कार्बनिक विकास के प्रमाण। यानी एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का बनना क्या कहलाता है, कार्बनिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक विकास कहलाता है। या एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कार्बनिक विकास कहलाता है। और इसके जो है कार्बनिक विकास के जो है निम्न प्रमाण मिलते हैं। अगर हम कार्बनिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें इसके निम्न प्रमाण मिले हैं। और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर हमें ये पता चलता है कि कार्बनिक विकास कैसे हुआ है। तो ये निम्न प्रमाण कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है, पहला नोट कर लेना। पहला जो प्रमाण है बेटा वो है जीवाश्मों का प्रमाण। पहला क्या है? जीवाश्मों का प्रमाण। देखो बेटा, जीवाश्म को अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना। इसको कहा जाता है फॉसिल्स। क्या है जीवाश्म? ध्यान से सुनो, पहले थोड़ा लिखना बंद करो। आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हमने बताया कार्बनिक विकास क्या है, तो एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? कार्बनिक विकास कहलाता है। और कार्बनिक विकास के निम्न प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये क्या होता है, कार्बनिक विकास का हम क्या करते हैं, प्रमाण पाते हैं। वो पहला क्या है, इसके निम्न प्रमाण में पहला है जीवाश्मों का प्रमाण। जीवाश्म क्या है बेटा कि प्राचीन जीवों, जो पृथ्वी पर जब जीव आए, जो प्राचीन जीव थे पुराने,
यानी प्राचीन जीवों के अवशेष को हम क्या कहते हैं? जीवांश में कहते हैं। जो बहुत पृथ्वी के बाद जब इस पे जीवन आया और वो जीव मर गया, उनके जो जीवांश में मिलते हैं, जीवांश का मतलब होता है जीवों का अंश, जो उनके कंकाल या जो भी अंश मिलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? जीवांश में कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवांश में कहते हैं। और ये जीवांश में पाए कहाँ जाते हैं? तो मान लो उस समय जो जीव थे वह जीव मर गए और मरने के बाद से चट्टानों के अंदर क्या हो गए? दब गए, और उनका जो है आज जो अवशेष पाया जाता है उसी के माध्यम से क्या किया जाता है? उसी का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? उन्हीं जीवों के अंश को आज क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो देखो, जीवांश का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है इसको कहा जाता है प्लेटोलॉजी। इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहता है? प्लेटोलॉजी। इसके जनक कौन थे बेटा? जो जीवांश के अगर कहा जाए इसके जनक किसको माना जाता है? तो इनके जनक को कहा, जनक का नाम था लियोनार्डो डा विंची। क्या ये इनके जनक थे। किसके? जीवांश। जिन्होंने जीवांश के बारे में बताया, यानी इसके कौन थे? जनक कौन थे? फादर कौन थे? लियोनार्डो डा विंची। वेनु भी यहाँ आए कर देना, यहाँ पे आए वेनु। देखो बताया गया, एक बार ध्यान से सुनो। जीवों के अवशेष को हम क्या कहते हैं? जीवांश में कहते हैं। और इसी अंश को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहता है? प्लेटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद से बताया गया कि इसके जो है ना जीवांश के जो अध्ययन करने में जो इनके फादर जिनको कहा जाता है वो कौन थे? जनक कौन थे? लियोनार्डो डा विंची थे। अगर भारत के देखो भारत में जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवांश का अध्ययन किया, ध्यान रखना, भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवांश का क्या किया था? अध्ययन किया था। उनका नाम क्या था? बिरबल साहनी था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के विख्यात जीवांश के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो क्या होगा? बिरबल साहनी। हमें जो है इसमें दो तरह के जीवांशों के बारे में अध्ययन करना है। ध्यान रखना, आपके चैप्टर में दो तरह के जीवांशों के बारे में दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है, पहला है आर्कियोपेट्री और दूसरा है घोड़े का विकास। हमें इन दो चीज़ों के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। पहला हम अध्ययन करेंगे आर्कियोपेट्री। इसमें दो जीवांशों के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। पहला जो है आर्कियोपेट्री और दूसरा घोड़े के विकास।
सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियोपेट्री, इसको देखते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमने बताया कि पहले जीवों का जन्म कहाँ हुआ, समुद्र में हुआ। तो समुद्र में छोटे जीव बने, छोटे जीवों से, यानी पहले बैक्टीरिया का जन्म हुआ, बैक्टीरिया से क्या हुआ, शैवाल का, शैवाल से छोटे, उससे बड़े जीव, फिर मछलियों का जन्म हुआ, मछलियों से जो है उभयचर का हुआ। किसका हुआ, यानी पहले मछली, शुरुआत कहां से हुआ, मछली से हुआ। मछली से कौन बने, उभयचर बने, उभयचर बने। उभयचर से जो है सरीसृप का विकास हुआ, और सरीसृप से जो है दो तरह के जीवों का जन्म हुआ। ये सरीसृप से दो तरह के जीवों का जन्म हुआ। एक तो हुआ पहले जो जीव थे उनका नाम था पक्षी, यानी सरीसृप से ही पक्षियों का जन्म हुआ, और स्तनधारियों का हुआ। किसका हुआ, स्तनधारियों का। ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, मछली जो है, मैंने बताया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, मैंने कल ये बताया था कि जब मछली, जैसे मान लो कि जब सिर्फ जो समुद्र था, समुद्र के अंदर सिर्फ क्या पाया जा रहा था, आपने देखा था कि उसमें गैसें थी, और उससे जो जीव क्या कर रहे थे, उसी से अपना पोषण पा रहे थे। अगर सारे जीव क्या करते, गैसों से ही पोषण बनाने लगते, तो एक समय ऐसा आता कि सारा गैस क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो ऐसे में उसमें से कुछ जीवों ने अपना एक अलग अनुकूलन बनाया, स्वपोषी बने, और उन्होंने क्या किया, धूप से अपना भोजन बनाया, और उसके बदले में क्या किया, ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया, और तब अपना पृथ्वी क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, ओजोन बना, वायुमंडल बना, और तब जीवन क्या हुआ, संभव हुआ। तो मछलियां भी, पहले मछली जो जल में रहने वाले जीव थे, वह धीरे धीरे जो है अपने आप को समुद्र से बाहर आकर और बाहरी अनुकूलन के अनुसार अपने आप को ढालना क्या किए, चालू किए, जिससे उनके फेफड़े आदि का क्या हुआ, विकास हुआ। उसी से उभयचर बने, जो जल, उभयचर कौन होते हैं, जो जल और थल दोनों पे रहने लगे। और फिर इसी उभयचर से किसका हुआ, सरीसृप का हुआ। सरीसृप का मतलब जो क्या, रेंग कर चलने वाले जीव थे। तो जो रेंग के चलने वाले जीवों का जन्म हुआ, और उसी से रेंग के चलने वाले जीवों से ही पक्षियों और स्तनधारियों का क्या हुआ, जन्म। तो हमें पहला तो देखना है क्या, आर्कियोपेट्री के बारे में जानना है। तो इसमें हम जानेंगे, इनके जो जीवांश से पता चलता है कि सरीसृप जो थे, ये जो सरीसृप थे, इन्हीं से किसका, पक्षियों का पता चलता है। किसका पता चलता है, पक्षियों का पता चलता है। अर्थात आर्कियोपेट्री में सरीसृप और पक्षियां दोनों का लक्षण क्या होता है, एक समान मिलता है। दोनों का लक्षण क्या होता है, एक समान मिलता है। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ सरीसृप का लक्षण देख लेते हैं। ये जो सरीसृप है, इनका लक्षण क्या होता है, और पक्षियों का लक्षण क्या होता है, दोनों के लक्षणों को लिख लेते हैं। यानी सरीसृप और पक्षी। क्या आपको समझ में आया? आप बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने आपको यही बताया कि जो आर्कियोपेट्री थे, इनके जीवांश में से यही पता चला कि सरीसृप से यानी सरीसृप से ही किसका निर्माण हुआ है, पक्षियों का निर्माण हुआ है। और इसका कैसे पता चलता है, जब दोनों के लक्षणों को देखते हैं तो उन दोनों की लक्षणें कुछ क्या होती हैं, समान दिखाई देती हैं। जैसे देखो सरीसृप का लक्षण क्या होता है बेटा, तो सरीसृप में जो है पूंछ क्या होती है, लंबी होती है। सरीसृप में भी पूंछ पाया जाता है,
और बर्ड में भी क्या होता है, पूंछ नहीं होता है, उनमें फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूंछ जब क्या पाया जाता है, फर पाया जाता है। जो सरीसृप होते हैं इनकी जो सीने की हड्डियां होती हैं वो उरस्ती किस्म की होती हैं, जबकि इनमें क्या होता है, पक्षियों में इनके अंदर पंख मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यानी वो क्या करते हैं, जो सीने की हड्डी होती है उसके सहारे आगे बढ़ने का काम करते हैं, और ये आगे बढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पंख का प्रयोग करते हैं। और जो इनके सीने की हड्डियां होती हैं वो थोड़ी क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। सरीसृपों में क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, और पक्षियों में क्या पाया जाता है, चोंच पाया जाता है। जो सरीसृप की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो खोखली नहीं होती हैं, जबकि पक्षियों की हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं। तो इन कुछ लक्षणों के आधार पर होता तो यानी माना गया कि पूंछ ही आगे चलकर किस में परिवर्तित हो गया। ध्यान देना, अरे सरीसृप में पूंछ पाया जा रहा था और सरीसृप से किसका निर्माण हुआ है, पक्षियों का। तो इसका मतलब इनका पूंछ आगे चलकर किस में बदल गया, फर में बदल गया। जो इनके सीने की हड्डियां थी, जो कमजोर हड्डियां थी, जो उरोस्ती था, वह उनमें किस में बदल गया, पंछियों में पंख में बदल गया। और इनमें जो इनके मुंह में क्या पाए जाते थे, दांत पाए जाते थे, और उनके मुंह में क्या बन गया, चोंच का निर्माण हो गया। इसके बाद से इनकी जो हड्डियां थी वो खोखली नहीं होती थी, लेकिन उनको उड़ने के सहायता के लिए, शरीर हल्का रखने के लिए उनकी हड्डियां क्या हो गई, खोखली हो गई। ठीक है ना। अब घोड़े का विकास देखते हैं। पहला हमने एक देख लिया, इसमें दो चीजों को हमें पढ़ना था, किसका, इसमें ध्यान दो, इसमें हमें जीवांशुओं में दो ही चीज पढ़ना था, एक इसका और एक घोड़े का विकास। अब घोड़े का विकास कैसे हुआ, माना जाता है कि जब इस पृथ्वी पर, ध्यान देना मेरी बात सुनो ध्यान से, जब पृथ्वी पर घोड़े का जन्म हुआ तो जो प्राचीनतम घोड़े थे, जो सबसे पहले घोड़े का जन्म हुआ बेटा, वह घोड़ा कैसा था, वह लोमड़ी के आकार का हुआ करता था। कैसा हुआ करता था, लोमड़ी के आकार का होता था। फिर उससे उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया तो वह किस आकार में बदल गया, भेड़ के आकार में बदल गया। घोड़ा किस आकार में बदल गया, भेड़ के आकार में। फिर थोड़ा सा और उनमें क्या हुआ, परिवर्तन आया। परिवर्तन आने की वजह से धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, और परिवर्तन आने की वजह से उनका आकार किस में बदल गया, गधा के रूप में। जो गधा होता है ना, उस आकार में इनका परिवर्तन हुआ। और फिर जो है गधा का परिवर्तित रूप किस में बदला, घोड़े के बच्चे के रूप में बदला। और फिर उससे क्या हुआ, घोड़े का निर्माण। बात समझ में आ गई। यानी अगर हम घोड़े की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे ना, ध्यान दो बेटा, बताया जा रहा है, हमने पहला देख लिया। अब हमें देखना था घोड़े का विकास। घोड़े का विकास यानी जीवांशों से घोड़े के विकास का कैसे पता चलता है। तो माना जाता है कि जो घोड़े के प्राचीनतम पूर्वज थे वो कौन थे बेटा, इयोहिपस थे। इयोहिपस की आकृति, जो शरीर का आकार था वह कैसा था बेटा, लोमड़ी के आकार का था। क्या था, लोमड़ी के आकार का था। बाद में इनमें परिवर्तन आता गया। इनका जो है गर्दन, पैर लंबा होते गए, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। थोड़ा सा इनमें परिवर्तन आया, किसमें, जो इयोहिपस थे ये किस आकार के थे, लोमड़ी के आकार के थे। कैसे थे, ये लोमड़ी के आकार के थे। बाद में इनमें परिवर्तन आया, और परिवर्तन आकर ये किस में परिवर्तित हो गए, मेरोहिपस में हो गए। और मेरोहिपस का जो आकार था बेटा, वह भेड़ के शरीर के आकृति के थे। जीवांश, जो पुराने जीवांश मिले उससे पता चलता है कि पहला जो थे वो क्या थे, इयोहिपस थे। उनका आकृति कैसा था, लोमड़ी के तरह से था। फिर जो है जो दूसरा जीवांश में पाया गया घोड़े का, उसको क्या कहा गया, मेरोहिपस। और उसका आकृति कैसा था, उसका आकृति था भेड़ के आकृति की तरह से था। और तीसरा जो है
फिर जांच किया गया तो कुछ अवशेष मिले, उन अवशेषों का जो घोड़े का अवशेष मिला उसका नाम था मेरिक हिप्पोस। ये जो थे इनका आकार जो था गधे के आकार का था। जैसे थोड़ा परिवर्तन आया तो उनका आखिर पैर बढ़ा, शरीर बढ़ा, पेट थोड़ा सा क्या हुआ, भारी हुआ, और ये कैसे दिखने लगे, गधे की तरह से दिखने लगे। यानी फिर गधे में परिवर्तित हुए। फिर उसमें परिवर्तन आया, जो अगला अवशेष पाया गया वह अवशेष कैसा था, पिल्लोहिप्पस, यानी जिसको पोनी कहा जाता है। क्या कहता है, पोनी। पोनी का मतलब होता है घोड़े के बच्चे। क्या होता है, घोड़े के बच्चे। यानी घोड़े के बच्चे के आकृति में परिवर्तित हुए, और घोड़े के बच्चे के आकृति के बाद से इक्वस में परिवर्तित हुए। इक्वस जो है, जो प्रेजेंट टाइम के जो घोड़े होते हैं उसे कहा जाता है, और वही पूर्वज आज भी चल रहा है। ठीक है ना। तो ये हमको दो क्या मिल गया, किसके आधार पर, हमने किसके आधार पर देख लिया, जीवांश के आधार। चल रहा है ना। अब हम तीसरा देखेंगे। अब दूसरा, पहला हमने इसे खत्म कर लिया, अब दूसरा देखेंगे। जो दूसरा प्रमाण क्या था, हम कार्बनिक विकास के प्रमाण देख रहे हैं, तो पहला हमने प्रमाण देख लिया। दूसरा अवशेषी अंगों का प्रमाण। दूसरा क्या है बेटा, अवशेषी अंगों का प्रमाण। ध्यान दो, पहला प्रमाण देख लिया। हम कार्बनिक विकास के प्रमाण देख रहे हैं। पहला हमें प्रमाण जीवांशों का प्रमाण से हमने पता किया, जीवांशों के प्रमाण से हमें पता चलता है। दूसरा जो है अवशेषी अंगों के कुछ प्रमाण मिलते हैं, जो हमें क्या बताता है, कार्बनिक विकास के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। अब अवशेषी अंग क्या है, यानी ऐसा अंग जो हमारे अंदर है परंतु उसका कोई हमारे शरीर में कार्य नहीं है, वह क्या कहलाता है, अवशेषी अंग कहलाता है। समझे, बताया गया कि ऐसा अंग जो हमारे शरीर में है परंतु उसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है, वह क्या कहलाता है, अवशेषी अंग कहलाता है। और हमारे शरीर में ऐसे अवशेषी अंगों की संख्या जो है बेटा लगभग 180 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जिनका कोई काम नहीं है। इसमें से कुछ अवशेषी अंगों का एग्जाम्पल के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से अवशेषी अंग हैं। इधर ध्यान दो बेटा, आप अपने आंख के साइड में देखना, निमेषक पटल एक होता है, यानी आंख के कॉर्नर में आप देखोगे कुछ गुलाबी सी एक संरचना दिखाई देती है। देखो देखो एक दूसरे के आंख में देखो, इधर गुलाबी सा दिख रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा है गुलाबी सा, दिख रहा है ना। आप ध्यान देखो, बहुत देखने की जरूरत नहीं है, समझने का मतलब है। निमेषक पटल, ये पटल जो होता है बेटा ध्यान देना, हमारे आंख में इसका क्या कार्य है, क्योंकि हमारे आंख में, मनुष्य के आंख में इसका कोई कार्य नहीं है। ये जरूरत किसको है, ये जो जरूरत होती है बेटा, ये पटल जो होता है वो जो जल में रहने वाले जीव हैं, ध्यान देना, लिखना बंद करो, जो जल में रहने वाले जीव हैं या हवा में उड़ने वाले जीव हैं, ये उनमें पाया जाता है। क्योंकि वायु और पानी के दबाव से उन्हें वो क्या करता है, जैसे पानी में चलने वाले जो जीव हैं तो पानी का दबाव पड़ता है, या हवा में उड़ने वाले जो जीव हैं तो हवा का जो प्रेशर पड़ता है ये उसे रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। तो न तो हम पानी में रहते हैं और ना ही हम हवा में उड़ते हैं, फिर भी हमारे अंदर भी क्या होता है, पाया जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। और हमारे अंदर ये है क्यों, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर ये अंग पाया जाता था, वह अंग आज तक हमारा विलुप्त नहीं हुआ, आज भी हमारे अंदर है। पहला चीज मिल गया। तो पहला आपने क्या देखा एग्जाम्पल के रूप में अवशेषी अंग में, निमेषक पटल।
दूसरा है दूसरा बेटा है कृमि रूपी परिशेषिका। देखना, जो आपका आंत होता है बेटा, जो हम लोग के शरीर में जो आंत पाया जाता है, ध्यान देना, ये आंत जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? अधनाल, बृहत नाल और मलाशय, ये 3 क्या होते हैं? भाग में बटा होता है। तो मलाशय से ठीक ऊपर, यानी जैसे ये हमारे शरीर का ये भाग है, जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम क्या है? आगनाल। इसके बाद से दूसरे वाला का क्या नाम है? बृहदान। और इसका क्या नाम है? मलाशय। नीचे क्या होता है? जो नीचे आगे खुलता है ये क्या है? मलाशय है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये ठीक जो है ना, यहाँ पे इस वाले भाग पर कुछ इस प्रकार की एक आकृति पाई जाती है। ध्यान देना, कुछ इस प्रकार की आकृति पाई जाती है जो हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। ये किसमें पाया जाता है? इधर ध्यान दो, लिखना बाद में, पहले समझो यार, समझते नहीं हो आप लोग, पहले समझो यार, ऐसे मजा नहीं आता। आप लिखते हो, मैं बोलता रहता हूँ। जब हम समझेंगे, साथ साथ समझेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में। मैंने क्या बताया कि बाकी तो हमारे शरीर में इस अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। हाँ, जानवरों में इसका उपयोग है। जो जीव क्या करते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, तो पत्तियों के अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने का काम कौन करता है? ये अपेंडिक्स करता है। तो हम तो ऐसा तो है नहीं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या खाते थे? पेड़ पौधों के पत्ते भी खाते थे। तो वह तो उनसे हमने परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन वह एक जो है हमारे अंदर अतिरिक्त ये जो है भाग आज भी बना हुआ है जिसका कोई कार्य नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ये भी मिल जाता है अवशेषीय अंग में। इसके बाद से है रदनक, जो आपका नुकीला दांत होता है। नुकीला दांत का भी कोई विशेष हमारे शरीर में काम नहीं है। भले जैसे जो जानवर होते हैं उन्हें चीरने फाड़ने का काम होता है ना, तो पहले ये लोग क्या करते थे? शिकार करके खाते थे, तो चीरना पड़ता था, फाड़ना पड़ता था। तो इसलिए उनमें क्या पाया जाता था? रत्नक पाया जाता था। उसके बाद से हमारा जो कान है ना, कान के बाहरी भाग पर जो ये मांसपेशियां पाई जाती है, देख रहे हो ना, ये मांसपेशियां, इस मांसपेशियां का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ, लड़कियों के काम में पाया। तो इसका मतलब ये ऐसे है, काम नहीं है। काम होता तो आप इसमें बल्ला पहनते या 3 तल्ला पहनते, नहीं पहनते। काम नहीं है, इसलिए क्या करते हो? यही हाथी में देखो, उसका काम है, कोई बैठता है तो मारती है फट से। हाँ, उसे मारते नहीं है अपने आप को। अरे नहीं, अपना कान हिलाती रहती है। आपका कान हिलाते रहते हो क्या? उस पर मक्खी उक्खी को बैठने नहीं देती है, उड़ा देती है। इसके बाद से और चीज, और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारा जो है ना, रीढ़ की जो हड्डी है ना, ध्यान रखना, जो रीढ़ की सबसे निचली भाग होती है, वहां पर एक हड्डी पाया जाता है जिसे टेल बोन कहते हैं। हमारे शरीर में उस टेल बोन का कोई जरूरत नहीं है। अरे पूंछ वाली हड्डी हमारे शरीर में जरूरत है जी? हम पूंछ हमारा है नहीं है। लेकिन इसका ये स्पष्ट होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, देखना, मैंने अभी कान के बारे में बताया,
तो जानवरों में जो कान का जो है ना बहुत उपयोग है। देखना सारे जानवर अपने कान को इधर उधर क्या करते हैं, मारते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और मैंने बताया कि जो टेल बोन है, टेल बोन जो है चल रहा है, टेल बोन के बारे में बताया जा रहा। तो टेल बोन हमारे यानी जो पूंछ वाली हड्डी है, हमारे शरीर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे पता ये चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे उनके पूंछ हुआ करते थे। भले उस पूंछ का यूज नहीं रहा, हमारे शरीर से पूंछ क्या हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन प्रमाण आज भी है कि हम पूंछ वाले थे। ठीक ना। और एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोगों ने नर में स्तन ग्रंथि का निर्माण, जैसे महिला में स्तन ग्रंथियों का होना तो समझ में आ रहा है कि महिला में स्तन ग्रंथि होना, क्योंकि बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसके अंदर चूसक भी पाया जाता है जो बच्चे दूध को पकड़ के चूसते हैं। लेकिन पुरुषों में इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन पुरुष में क्या चूसक यानी निपल पाया जाता है। तो पुरुष में चूसक क्या कहलाएगा, निपल क्या कहलाएगा, वो क्या माना जाएगा, अवशेषी अंग है, उसका कोई कार्य नहीं है। तो ये कुछ थे क्या, अवशेषी अंगों का प्रमाण से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। अब तीसरा जो है संयोजी कड़ी का प्रमाण। तीसरा क्या है, संयोजी कड़ी का प्रमाण। संयोजी कड़ी का प्रमाण से क्या लेना देना है बेटा? यानी देखो इसको एविडेंस ऑफ कंसिस्टिंग लिंक अंग्रेजी में कहा जाता है। संयोजी कड़ी का प्रमाण से क्या लेना देना है, इससे विकास का कैसे पता चलता है? यानी दो समूहों के बीच की ऐसी कड़ी जो दोनों समूह के लक्षणों को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं। बताया गया दो समूहों के बीच की ऐसी कड़ी जो दोनों समूहों के लक्षणों के बारे में बताए, वो क्या कहलाता है, संयोजी कड़ी। अभी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो विषाणु को देखे हो, जो विषाणु होता है, वायरस जो होता है, वो वायरस जो होता है वह सजीव और निर्जीव दोनों होता है ना जी। यानी सजीव का भी कड़ी है और निर्जीव का कड़ी है। वह बाहर पड़ा रहा तो क्या है, निर्जीव है, और जैसे ही शरीर में जाता है तो उसकी आंखें क्या हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो आंखें खोल के एकदम जो है तैयार हो जाता है, जिंदा हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? तो निश्चित रूप से ये क्या है, संयोजी कड़ी का एक क्या है, प्रमाण है, यानी सजीव और निर्जीव होने का एक प्रमाण है। दूसरा जो है, दूसरा देखो बेटा, पहला आपने विषाणु को देख लिया, तो विषाणुओं में आपने क्या देखा कि उसमें कौन सी कड़ी पाई जाती है, सजीव और निर्जीव की। दूसरा है युगलीना। 5 मिनट। युगलीना में क्या है, युगलीना जो है वह जो है उत्पादक में भी आता है और जीव के रूप में भी आता है। यानी पादप का भी कड़ी है और जीव का भी कड़ी, दोनों माना जाता है। तीसरा जो है प्रोटीरोस्पोंजिया। क्या है, प्रोटीरोस्पोंजिया। तीसरा नोट कर लिए। ये क्या है बेटा, ये किस में आता है, तो ये प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच का कड़ी माना जाता है। प्रोटीरोस्पोंजिया, ये किसके बीच का कड़ी है बेटा, तो ये बताया गया प्रोटोजोआ और
पोरी फेरा के बीच का कड़ी है। इसके बाद से आता है तीसरा चौथा जो आता है नियोपिलीना। नियोपिलीना ये क्या है बेटा? नियोपिलीना जो है मोलस्क और एनिलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है। किसका बीच का कड़ी माना जाता है? मोलस्क और एनिलिडा के बीच का कड़ी माना जाता है। इसके बाद से पांचवा जो आता है पेरिपेटस। कौन आता है? पेरिपेटस। और ये जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजी कड़ी माना जाता है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का क्या माना जाता है? संयोजी कड़ी माना जाता है। और इसके बाद से आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियो जो छठवां है आर्कियोपेटेरिक्स, ये जो आते हैं बेटा ये सरीसृप और पक्षी के बीच के कड़ी माने जाते हैं। किसके? सरीसृप और पक्षी के बीच के कड़ी माने जाते हैं। अगला जो है काइमेरा है। ये किसका कड़ी है बेटा? तो ये अस्थिमय मछली और उपस्थिमय मछली दोनों के कड़ी हैं। यानी जिनमें हड्डियां होती हैं या हड्डियां नहीं होती हैं, दोनों के बीच का क्या है? कड़ी है। इसके बाद से आता है प्रोटोटेरम। मछली और उभयचर के बीच का ये क्या माना जाता है? कड़ी माना जाता है। और एक लास्ट लिख लेना प्लेटियस एक्डिना। ये अंडे भी देते हैं और स्तनधारी भी होते हैं, यानी ये दोनों के कड़ी में आते हैं। तो ये कुछ प्रमाण जो संयोजी कड़ी का प्रमाण है, ये भी कार्बनिक विकास के प्रमाण का ये क्या है? हिस्सा। ठीक है ना। अब अगला हम देखेंगे जो चौथा है शारीरिक और आकारकीय प्रमाण। क्या है? चौथा है शारीरिकी और आकारकीय प्रमाण। हाँ देखते हैं बेटा चौथा शारीरिकी और आकारकी के प्रमाण। यानी कुछ प्रमाण जो हैं कार्बनिक विकास के जो प्रमाण हम देख रहे हैं, इसमें एक शारीरिकी एवं आकारकी प्रमाण से भी पता चलता है। जैसे इस पृथ्वी पर आप अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के जीव जंतुएं या वनस्पतियां पाई जाती हैं तथा उनमें जीव विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? किंतु उनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं और कुछ क्या होती हैं? असमानताएं भी पाई जाती हैं। अब समानताएं क्या हो सकती हैं? मान लो कि किसी का शरीर एक समान हो सकता है, जैसे देखने में वो क्या होंगे? शारीरिक क्या होगा? आकृति एक जैसे हो सकता है, या शारीरिक रूप से हो सकते हैं, या शारीरिक भिन्न भिन्न भी आकार हो सकता है और उनका कार्य क्या हो सकता है? एक जैसे हो सकता है। मान लो किसी का शरीर एक जैसा है लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग। कुछ लोगों का क्या है? शरीर अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? एक जैसे है। इन्हीं समानताओं के आधार पर, पहले हम समानताओं के आधार पर देखते हैं। ये प्रक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है समजात और दूसरा क्या होता है? समरूपता। समजात क्या है बेटा? समजात क्या होता है? समजातता है, इसको समजातता लिख लेना। इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिख लेना होमोलॉजी ऑर्गन्स। समजातता में हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं कि आकारकीय प्रमाण तथा समरूपता में हम देखते हैं शारीरिकी प्रमाण। पहला हम देखेंगे समजात अंगों के बारे में कि समजात अंग कौन कौन से होते हैं। समजातता में हम क्या देखेंगे? समजात अंगों के बारे में देखेंगे।
देखो, समजात अंग का मतलब क्या, कि सभी अंग एक समान हो। समजात का मतलब क्या हो, सभी अंग क्या हो, एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। यानी ऐसा अंग जिसकी उत्पत्ति क्या हो, समान पूर्वजों से हुई हो और एक जैसे दिखाई देती हो, उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे कार्डेटा आता है, कार्डेटा के में जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंग क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी उनका सारा अंग क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अंग एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कार्य क्या हो, एक जैसा हो। कार्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे कुछ जीवों के बारे में हम बात करते हैं, हम उनके अग्रपाद को देखते हैं। कुछ जीव हैं, जैसे मान लो मनुष्य हो गया, तोता हो गया, मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, चमगादड़ हो गया, घोड़ा हो गया। हम किसका प्रमाण देखते हैं, अग्रपाद का। किसका, मनुष्य का, और मैंने क्या बताया है, मनुष्य। एक बार नोट कर लो आपको, मनुष्य, तोता, मगरमच्छ, तोता, मगरमच्छ, मेढक, और एक मैंने क्या बताया, मेढक के बाद से चमगादड़, घोड़ा, चमगादड़ भी हो गया, और एक क्या मान लेते हैं, घोड़ा मान लेते हैं। घोड़ा को कहाँ दिखा दें, इधर दिखा देते हैं। घोड़े का आप लाइट में लेना, मैं यहाँ घोड़ा दिखा देता हूँ। देखो, अग्रपाद का मतलब क्या, मनुष्य का अग्रपाद कौन सा है, हाँ ये हाथ, सामने वाला क्या है, हाथ है। और घोड़े का आगे वाला पांव, ठीक ना। तो अग्रपाद में अगर हम मनुष्य में देखें, तो मनुष्य के जो हाथ होते हैं बेटा, अगर इसमें हड्डियों की बात की जाए, जो अग्रपाद है इसमें हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, तो 30 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 30। अब कौन कौन से 30 हड्डियां पाई जाती हैं, तो देखना, हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस ये वाला भाग होता है, ये यहाँ से यहाँ तक देखते हो ना, यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है, उस हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है, एक मोटी हड्डी होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, एक मोटी हड्डी होती है। दूसरा जो होता है रेडियस एनुला, देखो दूसरा क्या बताया जा रहा है, रेडियस, यानी आपने पहला देखा, हमने बताया मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। पहला क्या होता है, ह्यूमरस, इनकी संख्या कितनी होती है, 1। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद से होता है रेडियस यूलाना, इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2। आप यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डी होती है ना, यहाँ से ये जो मुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ हड्डी होती है। देखना, इस हड्डी के अंदर जो है, ये हड्डी कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें एक हड्डी और ऐसे आगे जुड़ा होता है। देखे हो, 2 हड्डियां इसमें होती हैं। आप यहाँ पे देखना, ऐसे टच करके भी एक हड्डी इधर और एक हड्डी इधर होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके पास से है कार्पल, क्या है, कार्पल। कार्पल का मतलब क्या है, कलाई। कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डी हो गई,
8। इसके बाद से मेटाकार्पल, मेटाकार्पल क्या बताया जा रहा है? मेटाकार्पल, इनमें हड्डियों की संख्या हो गई 5। मेटाकार्पल क्या किसको कहा जाता है बेटा? हथेली को। किसको कहा जाता है? हथेली को। इसके बाद से फिंगर, जो हमारा फिंगर होता है, फिंगर में कुल कितनी होती है बेटा हड्डियां? फिंगर में कितनी हड्डियां होती हैं? कौन बता देगा? ये हमारी कितनी हड्डियां होती हैं इसमें? 10 होता है। ये देखो, ये हड्डी जहां से मुड़ रही, 1 और ये क्या हो गया? 2। इसमें 1 2 3, तो 3 चौको 12, 2 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 14 हड्डियां होती हैं। अब इसको जोड़ते हैं। हाँ देखो, अब इसको जोड़ते हैं बेटा। 14 8 22 और 22 2 24, 24 1 25 और 25 5 30, यानी कुछ कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 30। ठीक है ना? पहले गलती हम लोग कर लिए थे जोड़ने में। इसी प्रकार से बेटा जो तोता होता है, तोता के पंख में भी कितनी होती हैं? इतना ही होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 30 ही होती हैं। मगरमच्छ के हाथ में भी कितना होता है? 30। मेढक के हाथ में भी कितनी हड्डियां होती हैं? 30। चमगादड़ के भी कितने होते हैं? 30। और घोड़ा में भी कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है? अब आप देख रहे हो, ध्यान देना, इसमें जो है बताया गया कि हम ये देख तो रहे हैं कि समझात हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों मनुष्य में जो हाथ है वो क्या करता है? पकड़ने का काम करता है। जबकि तोता में जो पंख होता है उड़ने का काम करता है। मगरमच्छ में जो हाथ होता है चलने का काम करता है, चलने और पकड़ने दोनों काम करता है। इसके बाद मेढक का भी क्या करता है? चलने और पकड़ने का काम करता है। चमगादड़ क्या करता है? उड़ने का काम करता है। और घोड़ा का क्या करता है? चलने का काम। ठीक है ना? तो ये एक जैसे हैं, समान रूप से बने हैं, लेकिन है क्या? कार्य क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब संरचना के आधार पर जो समानताएं पाई जाती हैं, अब अगर संरचना के आधार पर जो इनमें समानताएं पाई जाती हैं उससे हम क्या कहते हैं? समझात अंग कहेंगे। अगर संरचना के आधार पर एक जैसे दिखाई देती हैं तो क्या कहलाएंगे? समझात अंग कहलाएंगे। और क्रियात्मक समानता, अब हम देखेंगे समरूपता देखना है। हमें क्या देखना है? समरूपता। समरूपता का मतलब क्या है बेटा? समरूपता का मतलब होता है कि क्रियात्मक समानता को हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। ध्यान देना, बात को ध्यान से सुनोगे। समजात का मतलब हुआ जो एक संरचना क्या हो, एक जैसे दिखाई दे रही है। जैसे उसका हाथ देखना, किसका? मेढक का। वो थोड़ा मनुष्य के हाथ के जैसे दिखाई देता है ना? दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? लेकिन और में अलग अलग है। तो हमको दो चीजें देखनी है, एक तो समजात अंग देखना है, दूसरा क्या देखना है? समरूप। समजात तो वो हो गया जो संरचना के आधार पर एक जैसे दिखाई देता है, वो क्या हो गया? समजात अंग हो गया। क्या हो गया? समजात अंग। दूसरा जो है समरूपता, क्या कहलाता है बेटा? जो जिसमें क्रियात्मक समानता पाई जाती है। क्रियात्मक क्या? क्रियात्मक से मतलब क्या है? एक जैसा कार्य करने वाला हो, यानी ऐसा अंग भले वो देखने में थोड़ा सा अलग है लेकिन एक जैसा क्या कर रहा हो? कार्य कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? समरूपता कहते हैं। अब हम देखते हैं, इसी तरह से हमने अग्रपाद को देख लिया, ध्यान दो, अग्रपाद को देख लिया। इसी तरह से हम क्या देखते हैं? पश्चपाद को देखते हैं। किसको देखते हैं? पश्चपाद। पश्चपाद का मतलब क्या है बेटा? पैर। पश्चपाद का मतलब क्या है? पैर। अगर मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य के पैर में कितनी हड्डियां होती हैं बेटा? मनुष्य के पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है?
फीमर होती है ना, और फीमर की संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो एक लिख लो, फीमर की संख्या कितनी हो गई? एक। दूसरा क्या होता है बेटा, यहां देखना, यहां देखो, घुटने से नीचे वाला जो होता है भाग, इसको क्या बोला जाता है? हाँ, टिबिया फिबुला बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो उसमें भी हड्डियां क्या होती हैं? दो। जैसे हाथ में दो हड्डियां जुड़ी होती हैं यहाँ पे ना, वैसे पैर वाले में भी क्या होते हैं? टिबिया फिबुला की कितनी संख्या होती है? दो हो जाती है। तीसरा क्या है? टर्सल। टर्सल कहा जाता है किसको? एड़ी को। हाँ, टर्सल किसे कहा जाता है? एड़ी को। और इसमें एड़ी की हड्डी में, एड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। इसके बाद से पंजा, मेजा, टार्सल, इनकी संख्या होती है 5। और एक इसका नोट कर लो, फिंगर कितने होते हैं? अभी फ्लेंगर कितने होते हैं? यानी अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? फ्लेंगर उसे कहा जाता है। जो पैर की अंगुलियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्लेंगर। उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें भी हड्डियों की संख्या जो है कुल 14 होती है। और एक होता है, एक घुटना होता है ना, घुटना, और घुटने के ऊपर एक कटोरी होती है जिसको क्या कहा जाता है? पटेला कहा जाता है। और पटेला की संख्या कितनी होती है? एक होती है। पटेला की संख्या कितनी होती है? एक। अब सारे हड्डियों को जोड़ो, सारे हड्डियों को जोड़ो, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? बोलो। अरे 2 1 3 7 10 5 15, अब 15 14 29 1 कितना हो गया? 30। कुल कितनी हो गई? 30। तो हमारे पैर की हड्डियों में, हमारे पैर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 30 होती हैं। कितनी होती हैं? 30 होती हैं। इसी तरह से चीता में देखोगे तो चीता के पैर में भी कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 30 होती हैं। व्हेल के पैर में भी कितनी होती हैं? 30 होती हैं। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? किस में बताया गया? अरे चीता में भी 30 होता है, व्हेल मछली में भी कितना होता है? 30 होता है। अब एक चीज जरा ध्यान देना, देखो, स्तनधारियों का जो अग्र और पक्ष पाद होता है वह समान होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। ध्यान देना, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें अग्रपाद और पश्चपाद दोनों क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हम हृदय की बात करें, हृदय, तो हृदय में मनुष्य के हृदय की बात किया जाता है तो मनुष्य के हृदय में कितने कमरे होते हैं? उसको काटा जाता है तो कितने बनते हैं? अरे दायां अलिंद, बायां अलिंद, और जब उसको काटा जाता है तो 2 से कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ठीक है ना? स्तनधारियों में जो है इन चैम्बरों की संख्या कितनी होती है बेटा? नहीं, 2 होता है। स्तनधारी जीव में कितना होता है? 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ध्यान रख लेना। चैम्बर तो होंगे कितने? 4, लेकिन 2 उसमें क्या होगा? अलिंद होगा और 2 क्या होगा? नीले होगा। पक्षियों में अगर देखें, अरे मनुष्य का यही होता है ना, जैसे ये मनुष्य का, देखो ये मनुष्य का क्या है? मनुष्य का हृदय है, कुछ मनुष्य का हृदय इसी तरह का होता है ना, ध्यान देना। मनुष्य का हृदय ऐसे होता है और ये कितने भागों में बट जाता है? काटने पर 4 भागों में कट जाता है। इसमें कितने चैम्बर हो गए? इधर जा दो, 1 2 3 4। इसमें 2 क्या हो गए? 2 अलिंद हो गए और 2 नीले हो गए। अगर पक्षियों में देखें बेटा, तो पक्षियों में क्या होता है? इनमें भी 2 2 होता है। कितना होता है?
पक्षियों में भी उनका जो हृदय होता है उनमें भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। 2 क्या हो गया? आलिंद, और 2 क्या हो गया? नीले हो गया। और कशेरुकियों के हृदय और मस्तिष्क को देखा जाए तो हृदय कोष्ठक देखोगे बेटा कशेरुकियों में, जैसे स्तनधारियों में तो आपने देखा कि 2-2 हो गया। एक मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं आपको। देखो बेटा, हम हृदय कोष्ठक को देख रहे थे, मैं हृदय कोष्ठक के बारे में बता रहा था। तो हृदय कोष्ठक क्या होता है हम देख लेते हैं। जो स्तनधारी होते हैं, पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, या उभयचर होते हैं, या मछली होते हैं, तो इनकी जो है स्तनधारियों का जो होता है इसमें 2 आलिंद, में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। 2 क्या होता है? आलिंद होता है, और 2 क्या होता है? नीले। आप देख रहे हो ना, ये 4 कोष्ठक ना, 1 2 3 4। पक्षियों में भी कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 2 क्या होता है? आलिंद, और 2 क्या होता है? नीले होता है। सरीसृप में क्या होते हैं? तो सरीसृप में जो होता है आप देखो इसमें 3 ही कोष्ठक होते हैं, 1 2 3, यानी 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, और एक क्या होता है? नीले होता है। उभयचर वाले में भी क्या होता है? जो उभयचर होते हैं जैसे मेढक वगैरह जो है, इनका जो हृदय होता है बेटा, ये भी कितने इसमें कोष्ठ पाए जाते हैं? यानी चैम्बर कितने पाए जाते हैं? 3। 1 2 3, यानी 2 नीले, 2 आलिंद, और एक क्या होता है? नीले होता है। मछलियों का कुछ अलग होता है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, उभयचर में एक अपवाद होता है जिसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। वो कौन होता है? मगरमच्छ होता है, घड़ियाल होता है। उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद से मछलियों में देखना, मछलियों का हृदय जो होता है ना, 2 कोष्ठी पाए जाते हैं, 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये, एक यानी एक आलिंद और एक क्या पाया जाता है? नीले पाया जाता है। ठीक है, इन सबकी उत्पत्ति की बात की जाए तो हुआ किससे है? तो सबकी उत्पत्ति जो है मीसोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है? मीसोडर्म से हुआ है। संरचना इनका क्या है? अलग अलग है। संरचनाएं देख रहे हो ना, सबका क्या है? अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है? एक ही है। हृदय का काम एक ही होता है ना, अरे ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना, और इनका काम क्या है? एक ब्लड को क्या करता है? एक साफ करता है, और एक क्या करता है? पंप करता है। इन सबका एक ही काम है। तो बताया गया कि संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? एक है। फिर भी उत्पत्ति के आधार पर ये समजात अंग है। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर क्या माने जाएंगे? समजात अंग माने जाएंगे। अब हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क की उत्पत्ति जो है एक्टोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है। मस्तिष्क को देख लेना आप लोग। देखो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हम लोग ये शारीरिकी और आकारकीय प्रमाण के आधार पर पढ़ रहे हैं ना। देखो एक एग्जाम्पल और ले लो आप लोग। हमने एक एग्जाम्पल इसमें क्या देख लिया? हृदय के आधार पर। एक हमने क्या देख लिया? हड्डियों के आधार पर, मैं बता दिया। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक पौधा होता है बेटा, बोगनविलिया। एक बोगनविलिया पौधा होता है। इसमें आप देखोगे तो सफेद और बैगनी रंग के फूल क्या होते हैं? खिलते हैं। और इनकी जो डालियां होती हैं वो डालियों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। इसी प्रकार से एक कुकुरबीटा होता है। कुकुरबीटा में कौन कौन आते हैं? ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा। इनमें क्या पाए जाते हैं? लताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? और इन लताओं के अंदर जो है परतान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परतान पाए जाते हैं। जो किसी चीज को, परतान समझते हो? जैसे लता है, मान लो ये कोई क्या है? लता है, और लता के अंदर से एक परतान निकला होता है। परतान इस तरह का होता है, ऐसे गोल गोल होता है, देखे हो? और ये क्या करता है? किसी चीज को पकड़ के ऊपर चढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। देखे भी नहीं देखे हो? तो आपने देखा कि एक पौधे में क्या पाया रहा है? एक पौधे में फूल कौन सा खिल रहा है? व्हाइट और बैगनी। हाँ,
यानी उसमें सफेद और बैगनी कलर का क्या हो रहा है, फूल खिल रहा है, लेकिन उसके डालियों में क्या पाया जा रहा है, कांटे पाए जा रहे हैं। यानी आप ये पौधा है और पौधा में क्या हुआ, यहाँ पर क्या निकला, ये भी परतान ही है, लेकिन ये परतान किस रूप में बदल गया, कांटे के रूप में। किस रूप में बदल गया, कांटे के रूप में। और ये परतान ऐसे बड़ा जो क्या कर रहा है, किसी चीज को पकड़ने में सहायक हो रहा है। जो कांटा है बेटा वो सुरक्षा कर रहा है और परतान क्या कर रहा है, चढ़ाने का कार्य कर रहा है। दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई है, दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो देखो जहां से ये निकलते हैं उसको कहा जाता है कच्छ अस्त। क्या कहा जाता है, इस भाग को क्या कहा जाता है, ये भी क्या है, और इसी भाग से निकले हैं, इस भाग से ये निकला है तो इसको नाम क्या दिया गया है, परतान। और इस भाग से ये निकला है तो इसको क्या नाम दिया गया है, कटंग। कटंग का लो, कांटा का लो, ठीक ना। ये पौधे ये क्या कर रहा है, इसकी फूलों की सुरक्षा कर रहा है कि कोई फूल को तोड़ ना सके, और ये क्या कर रहा है, पौधे को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब चौथा देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल काकरोच और मधुमक्खी। काकरोच के अंदर देखोगे आप लोग, देखना काकरोच में भी देखो और मधुमक्खी में भी देखो, ऐसे जो है ना नीचे देखना पैर के जैसे दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, वो उसका लेग होता है यानी पक्षपाद होता है, और मधुमक्खी में भी वो ऐसे ही पाया जाता है। देखे हो, अरे दोनों के शरीर में ऐसे पत्ता पत्ता से निकला रहता है, देखे नहीं देखे, वो पक्षपाद होता है, लेकिन दोनों का वो है पक्षपाती पैर ही है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। जैसे इसमें देखो ये कौन थे, कच्छस्थ थे, लेकिन दोनों का काम क्या था, ये क्या कर रहा है, कांटा एक कांटा निकाल रहा है जो फूल की सुरक्षा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पौधे को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये क्या था, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है बताया, इसका नाम क्या बताया गया है, परतान बताया गया। क्या बताया गया है, दिमाग में रखो, इतना जल्दी भूल जाते हैं। अब मैं बता रहा था किसका किसका बेटा, काकरोच और मधुमक्खी में, दोनों में आप लोग देखिए पैर दिखाई देता है ना, वो क्या होता है, वो उसका लेग होता है, पैर होता है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। एक तो जो मधुमक्खी का जो पैर होता है वह कलेक्ट किसका करता है, मकरंद का करता है, मकरंद को क्या करता है, कलेक्ट करने का कार्य करता है कि नहीं, और इसका क्या करता है, चलने में का। इसको काकरोच का जो होता है वो किस में सहायक होता है, चलने में सहायक होता है। दोनों में अंतर है ना, यानी दोनों का पैर समान है, लेकिन दोनों में क्या है, कार्य क्या है, अलग अलग है। अब छठवां देखते हैं, बस अभी एक आधो एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब छठवां देखेंगे, आणविक आधार पर समजातता। पांचवा ये था ना, चौथा था, तो पांचवा ये होगा, नहीं पांचवा है, हाँ पांचवा एक और है। जैसे आलू और अदरक को देखे हो, पांचवा क्या है, आलू और अदरक को देखे हो, दोनों के कार्य क्या होते हैं, दोनों जमीन के अंदर पाए जाते हैं, दोनों की संरचना क्या होती है, दोनों की संरचना समान नहीं होती है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। आलू गोल होता है, वो क्या होता है, चपटा होता है, लेकिन दोनों कहाँ से निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर से, और दोनों का कार्य क्या है, भोजन को ग्रहण करना। दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भूमि से हुई है, भूमि के तना से हुई है, लेकिन दोनों में क्या होता है, आलू में कंद होता है और अदरक में क्या पाया जाता है, प्रकंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रकंद। कार्य एक है, संरचना अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है,
दोनों का कार्य क्या है? एक ही है। क्या? भोजन को संग्रह करना इनका क्या है? कार्य। तो एक तो ये आपको मिल गया। आलू और आपने अदरक में देखा ना, आलू के अंदर क्या पाया जाता है? कंद पाया जाता है, और अदरक के क्या पाया जाता है? प्रकंद पाया जाता है। दोनों की संरचना क्या होती है? दोनों की संरचना कैसी होती है? असमान होती है, एक जैसे नहीं होती है। लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है? इसमें हमने इससे पहले पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा कि संरचना अलग अलग थी और कार्य क्या था? एक जैसे था। इसमें क्या है? संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? एक है। अब छठवां देखो, आणविक आधार पर समजातता। जैसे बेटा हम देख रहे हैं आणविक आधार पर समजातता कैसे होती है। मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई क्या है? मनुष्य है, और ये क्या है? कपी है। क्या है? कपी। अब एक चीज बताओ, मनुष्य और कपी में हमें क्या करना है? इनके रक्त के बारे में देखेंगे। दोनों में क्या होता है? रक्त होता है। रक्त होता है ना, इनमें भी रक्त होता है और इनमें भी क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। और इनके रक्त जो मनुष्य का रक्त है, रक्त में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और इसके रक्त में भी क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब एक चीज बताओ, प्लाज्मा तो दोनों में होता है, और प्लाज्मा जो होता है बेटा वह क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये प्लाज्मा एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इनका भी प्लाज्मा क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। दोनों देख रहे हो, मनुष्य और कपी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में ये दोनों चीजें क्या हैं? सेम है। तो ये समजातता को दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? ठीक है ना। यानी इनमें जो प्रोटीन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? अणु होता है। प्रोटीन एक प्रकार क्या होता है? अणु होता है। और ये समजातता को दिखाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है समान हुई है। जैसे हमारे अंदर जैसे रक्त की उत्पत्ति हुई है, वैसे किसमें हुई है? कपी में भी हुई है। इसी प्रकार से सातवां लिख लेते हैं। ये छठवां था, अब सातवां लिख लेते हैं। चिड़िया और मछली में देखते हैं। सातवां क्या हो गया? सातवां हो गया चिड़िया। एक तरफ चिड़िया लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो? मछली लिख लो। चिड़िया में क्या पाया जाता है बेटा? पंख पाया जाता है। चिड़िया में पंख पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मछली में क्या पाया जाता है? पंख की तरह से। उसको क्या कहा जाता है? पैक्टोरल कहा जाता है। पैक्टोरल पंख। यानी चिड़िया में भी पंख होता है और इनमें भी पंख जैसी संरचना दिखाई देती है ना। इनमें भी पंख होता है जिसको क्या कहा जाता है? पैक्टोरल कहा जाता है। अब एक चीज बताओ, जो मछली में पंख होता है वह क्या करता है? उड़ने में सहायक होता है। क्या करता है? उड़ने में सहायता प्रदान करता है। और मछलियों में जो होता है वो क्या करता है? तैरने में करता है। दोनों की उत्पत्ति क्या हुआ है? समान हुआ है कि नहीं हुआ है? एक तैरने के काम आ रहा है और एक क्या हो रहा है? उड़ने के काम आ रहा है। इसी प्रकार से अपसारी विकास जो हुआ है, अपसारी विकास कैसे हुआ है? अपसारी का मतलब विकास को कैसे फैलाव हुआ है। यानी सबसे पहले मैं बता रहा था अपसारी विकास क्या है? मनुष्य यानी देखो, इस पृथ्वी पर एक ही स्तनधारी था जो करोड़ों वर्ष पहले, यानी स्तनधारी का क्या हुआ? जन्म हुआ। और उसी स्तनधारियों में परिवर्तन आया और परिवर्तन आने से कुछ स्तनधारी क्या हुए? जमीन पर चलने लगे। यानी जो चल रहे हैं, जो उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ तैर रहे हैं। ऐसे विकास को ही हम क्या कहते हैं? अपसारी विकास कहते हैं। जैसे अपसारी का मतलब ही हो गया कि मान लो
ये चल रहा है, जमीन पे लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और ये क्या रहे हैं, तैर रहे हैं। देख रहे हो, तो जो इस तरह का विकास हुआ है उसी विकास को हम क्या कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं। अब इसके बाद से अब आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं, समरूप अंक। क्या पढ़ेंगे, इसका जो ये था अब समझात पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, इतना तो हमने अभी तक क्या मैंने बताया, इधर सुनो, अभी तक हम लोग समझाता देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, समरूप। समरूप में क्या है, यानी समरूप अंक का मतलब पूर्वज समान नहीं है, संरचना क्या है, अलग अलग है, फिर भी कार्य क्या है, एक समान है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ले लेते हैं 3 चीज़ों को, कीट को ले लेते हैं, एक चमगादड़ को ले लेते हैं और तोता को ले लेते हैं। ये जो है कीट क्या है, तितली हो गई, हमने एक तितली को लिया। हम समरूप अंक पढ़ रहे हैं ना, किसको पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा दूं। देख रहे हैं 20 समरूप अंकों कौन से होते हैं बेटा, मैंने अभी बताया, जिसमें क्या हो, बताया गया कि पूर्वज जिसके समान नहीं है, यानी एक पूर्वज से जिनका जन्म नहीं हुआ है, कार्य किंतु उनका कार्य क्या है, समान है, और संरचना भी क्या है, उनमें अलग अलग पाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने कहा कि हमने एक तितली को लिया, चमगादड़ को लिया और तोता को लिया। तितली क्या है, कीट होती है, तितली क्या होती है, कीट होती है। चमगादड़ क्या होता है, स्तनधारी जीव होता है, और तोता क्या होता है, पक्षी होता है। लेकिन तीनों में एक समानता देखी जाती है। ये तीनों क्या, कौन सा काम करते हैं बेटा, एक समान, तीनों में एक समान कार्य क्या होता है बेटा, कोई बताएगा, समान कार्य क्या है, उड़ना। उड़ना इनका क्या है, समान है। बात समझ में आ गई। तीसरी को हम क्या कहेंगे, समरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूपता कहेंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम एक और तुलना करें मछली के श्रोणी पंख से, किससे, मछली के श्रोणी पंख से, और सील के पक्ष, सील में क्या पाए जाते हैं, पक्ष पाए जाते हैं, और मछली में क्या पाए जाते हैं, श्रोणी पंख पाए जाते हैं। अब दोनों का कार्य देखेंगे तो क्या होता है, दोनों का कार्य एक ही है, वो क्या है, तैरना। क्या है, तैरना। अगले दिन क्या पढ़ोगे आप लोग, ध्यान सुना, ये आपका खत्म हो गया। अब हम तीसरा उस पे आ जाएंगे, किस पे, जो तीसरा पार्ट था, कार्बनिक विकास के सिद्धांत। प्रमाण हमने तो खत्म कर दिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, सीधे हम स्टार्ट करेंगे सिद्धांत, जिसमें लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा।